अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो आज हम उसी क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर। हम देखेंगे कि ये हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर असल में है क्या। हम वेव फंक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास इस तरह के वेव फंक्शन के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। तो हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास साई 1 क्या है, साई 2 क्या है, साई 3 क्या है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। ये C1 क्या है, ये C2 क्या है, ये C3 किस क्वांटिटी का नाम है। हम आखिरकार इस पूरे वेव फंक्शन को इसकी फॉर्म में लिखते ही क्यों हैं, हमें क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, हमें क्यों इस एक अकेले वेव फंक्शन की ज़रूरत पड़ी जो कि कम्बिनेशन है इन तीन वेव फंक्शन का। हम डिटेल से देखेंगे कि क्यों हमें इस ज़रूरत पड़ी वेव फंक्शन की, और इसी कंबाइन वेव फंक्शन का नाम ही हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर कहलाता है। हम डिटेल से इन तमाम क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम शुरू करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कई सारे स्टेट वेक्टर को हमने इकट्ठा करना है, उनको कंबाइन करना है, और उन कंबाइन स्टेट वेक्टर का जो एक रिजल्ट होगा वो कहलाएगा सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर है। कई सारे स्टेट वेक्टर होंगे, कई सारे उन स्टेट वेक्टर को हमने इकट्ठा करना, जमा करके जो देन रिजल्ट में हमारे पास एक रिजल्ट स्टेट वेक्टर था, उसको ही हम कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमने वो ड्रा किया था साई 1, साई 2, साई 3, और साथ में जो कॉन्स्टेंट था C1, C2, C3, ये असल में क्या चीज़ है, ये हमें क्या बताती हैं चीज़ें। हमें अक्सर क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह के वेव फंक्शन का सामना करना पड़ता है। हम तो बस ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये भी बताना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये बॉक्स है, और इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्वांटम पार्टिकल है। अब हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, 10 एक्सपेरिमेंट किए, और 10 एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने इस क्वांटम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मेजर किया, एनर्जी को निकाला। तो जब हमने 10 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, तो 2 दफ़ा हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई वो E1 आई, 3 दफ़ा जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू आई वो E2 आई, और 5 दफ़ा जो एनर्जी की वैल्यू आई वो E3 आई। हमने एक क्वांटम पार्टिकल लिया बॉक्स में, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की, उसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया। 10 दफ़ा जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 2 दफ़ा E1 एनर्जी आई, 3 दफ़ा E2 एनर्जी आई, और 5 दफ़ा E3 आई। अब ये जो E1 है, इसके क्रोस्पोंडिंग वेव फंक्शन अलग होगा, E2 के क्रोस्पोंडिंग वेव फंक्शन अलग होगा। इसी तरह जब हमने 5 दफ़ा जो एनर्जी E3 की वैल्यू आई, उसके रिलेटेड भी, उसके क्रोस्पोंडिंग भी एक अलग वेव फंक्शन होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साई 1 से, इसको साई 2 से, और इसको साई 3 से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। क्योंकि एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट, तो उन एनर्जी के क्रोस्पोंडिंग वेव फंक्शन भी डिफरेंट होगा। अब ये 3 तरह के वेव फंक्शन बन गए। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो हमारे पास होगी 2/10। 2 दफ़ा एनर्जी की वैल्यू आई, जितनी हमारे पास वैल्यू आती है हम उसको ऊपर वो लिखते हैं, और नीचे टोटल एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितनी दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। 10 दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट किया, 2 दफ़ा E1 आई। इसी तरह जो PE2 की वैल्यू है वो हमारे पास होगी 3/10, और प्रोबेबिलिटी जो है E3 की वो कितनी होगी 5/10। अब इसके क्रॉसपोंडिंग वेव फंक्शन 1 होगा, इसके क्रॉसपोंडिंग वेव फंक्शन 2 होगा, और इसके क्रॉसपोंडिंग वेव फंक्शन 3 होगा। अब हमने इस तमाम एक्सपेरिमेंट को एक स्टेट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, एक ऐसा स्टेट वेक्टर लिखना है जो कि इस तमाम इंफॉर्मेशन को हमें बताए। सिर्फ एक स्टेट वेक्टर है, इधर हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी है, स्टेट वेक्टर भी है, एनर्जी की वैल्यू भी है। हमने एक स्टेट वेक्टर, एक वेव फंक्शन ऐसा बनाना है जो कि इन तमाम इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर दे, और वही वेव फंक्शन कहलाता है सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर। अब हमने ये सारे स्टेट वेक्टर हैं, इनको इकट्ठा करना और एक स्टेट वेक्टर बनाना है,
और वो हमें प्रोवाइड करेगा उस क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी भी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी और साथ में स्टेट वेक्टर भी, सारी चीजें हमें प्रोवाइड करेगा सिर्फ एक स्टेट वेक्टर। अब हमने बनाना है उस स्टेट वेक्टर को, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, जो कि कॉम्बिनेशन होगा इन 3 स्टेट वेक्टर के जमा का। इनको प्लस करें तो हमें रिजल्ट में एक स्टेट वेक्टर मिल जाएगा। ये psi1 प्लस psi2 प्लस psi3 और साथ में हमारे पास होता है c1, जो कि हमने पहले उधर लिखा था c2 और c3। अब ये तो स्टेट वेक्टर हो गए हर एनर्जी के रिलेटेड, जिस तरह एनर्जी आई उसके कोरोस्पोंडिंग एक स्टेट वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट बात है कि ये c1, c2 और c3 क्या है, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, c1, c2, c3 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी है। क्या स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी है उस वक्त जब ये स्टेट वेक्टर नॉर्मलाइज हो। इसको आप साइड पे लिख लें, जब स्टेट वेक्टर नॉर्मलाइज हो उनका हमारे पास इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो, तो उस वक्त c1, c2, c3 प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। अब हमने ये बात तो कह दिया, अब हम इसको समझते हैं कि कैसे ये c1, c2, c3 के जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तब एक शर्त है, उस वक्त वो शर्त क्या है कि जब स्टेट वेक्टर नॉर्मलाइज हो। अब हमने ये c1 लिखना है, तो हम ये क्या कंडीशन थी कि ये नॉर्मलाइज हो, उस वक्त ये होगा। अब हमने c1 क्या कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब पी psi1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/10 और हमने क्या कहा था अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये psi1 आ गया। और c2 हमारे पास दूसरे जो एनर्जी आई उसकी स्क्वायर रूट होगा, साथ में psi2 आ जाएगा। और इसी तरह c3 भी इसका स्क्वायर रूट होगा और साथ में psi3 आ जाएगा। ये होता है कंप्लीट वेव फंक्शन जो कि हमें प्रोवाइड करेगा प्रोबेबिलिटी भी। देखेंगे हम नेक्स्ट कैसे हम इस एक वेव फंक्शन की इन तमाम इंफॉर्मेशन को जो हमने निकाली कैसे हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये c1, c2, c3 क्या थी स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी तब जब ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज था। अब हम देखते हैं कि ये क्या ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हमने लिख तो लिया, तो क्या ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज भी है या नहीं, नॉर्मलाइज होगा ये, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखा और इसके लिए शर्त क्या क्या थी कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो। तो हमने जब इसको नॉर्मलाइज देखा तो हम क्या करते हैं साई स्टार और साई और इसको 1 के इक्वल लिख देते हैं। जब हमने इस साई स्टार और साई की वैल्यू को कैलकुलेट किया, देखते हैं क्या ये 1 के इक्वल आती है या नहीं। जब हमने इन दोनों को मल्टीपल किया साई स्टार को और साई को, तो ये 2/10 बन गया प्लस, क्योंकि साई स्टार भी हमारे पास सेम इसी तरह का आएगा, साथ में ये ऊपर बस स्टार आ जाएगा इधर। और साई स्टार और साई सेम वेव फंक्शन का 1 होता है। ये हमने इनर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि सेम स्टेट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 1 होता है। तो साई स्टार 1 और साई 1 वो 1 आ जाएगा और साथ में ये आपस में मल्टीपल होकर 2/10 हो जाएंगे। ये 3/10 और ये 5/10। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 10 एलसीएम आ गया और ऊपर भी क्या आ गया 10, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1। तो देखो हमने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये कंडीशन उसी वक्त फुलफिल होगी जब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा। तो c1, c2, c3 हमारे पास उस वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर रूट होता है। ये हमने अभी प्रूव किया। अब अगर हमने नेक्स्ट बात आती है, अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ये तो हमने ऐसे कह दिया कि c1, c2, c3 होगा स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी तब जब ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो। लेकिन अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं, तो तब हम कैसे प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है E1 की अगर हमने निकालनी है तो हम psi1 को इस सारे स्टेट वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, psi1 का पूरे psi के साथ, psi1 का पूरे psi के साथ इनर प्रोडक्ट, ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा और नीचे psi का आपस में ही psi और psi का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा ऐसे। ये होता है PE1। E1 के करस्पोंडिंग जो वेव फंक्शन था उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला कि psi1 को पूरे psi के साथ इनर प्रोडक्ट लें, फिर उनका स्क्वायर कर दे, देन हमारे पास psi और psi का ही इनर प्रोडक्ट आ जाता है। इसी तरह अगर हमने PE2 निकालना है तो उसका आ जाएगा psi2
का इनर प्रोडक्ट किसके साथ है, साई के साथ है। ऊपर में स्केयर आ गया और नीचे साई और साई का ऐसे ही इनर प्रोडक्ट है। अगर हमने इसी तरह थ्री का निकालना है तो साई थ्री का इनर प्रोडक्ट किसके साथ, साई के साथ, दोनों के ऊपर स्केयर, और देन हमारे पास आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ साई साई। अगर ये वाला वेव फंक्शन लें और इस फॉर्मूले को अप्लाई करें देन हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये तो हमने अभी कहा कि ये नॉर्मलाइज है, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, पीछे ये फार्मूला बचेगा। और जब हम साई 1 और साई का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, इसका इस सारे के साथ है, तो ये बस इसी के साथ आएगा ना, साई 1 और साई 2 तो वो 0 हो जाएंगे, साई 1 और साई 1 नहीं आपस में बस मल्टीपल होंगे, तो ये 2/10 का अंडर रूट आ जाएगा, और ये स्केयर जब आएगा तो वो क्या आएगा 2/10, जो कि बिल्कुल उसी तरह एक जो प्रोबेबिलिटी थी किसकी, E1 की एनर्जी आने की। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं और हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम ये तमाम इंफॉर्मेशन इसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जांपल, ये आप नोट कर लें कि किस तरह ये वेव फंक्शन बना, ये क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे हम कैसे प्रोबेबिलिटी और वेव फंक्शन को निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे कैसे हम इस तमाम चीजों को निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल से इसको शो करेंगे। अब वो कहता है कि एक स्टेट वेक्टर है और वो कहता है कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो ये है, एक स्टेट वेक्टर जो कि कॉम्बिनेशन है इनका, ये एक स्टेट वेक्टर है जो कि साई 1 साई 2 और साई 3 का कॉम्बिनेशन है। अब वो नेक्स्ट चीजें क्या पूछता है, वो कहता है कि पहले तो नॉर्मलाइज करो, इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करो। अगर तो नॉर्मलाइजेशन होता, नॉर्मलाइज होता तो तब हम कह सकते थे कि ये 3 अंडर रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब उसने कह दिया कि नॉर्मलाइज करो, इसका मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो पहले हमने नॉर्मलाइज करना है। दूसरा वो पूछता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन हमारे पास वो पूछता है कि एवरेज वैल्यू क्या आएगी एनर्जी की। हमने वो पूरा एक्सपेरिमेंट किया, 10 दफा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, तो वो कहता है उस 10 एक्सपेरिमेंट की एक एवरेज वैल्यू निकालो, जिस तरह एक मैच की एवरेज वैल्यू होती है जो कि पूरे मैच को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसी तरह वो पूरे एक्सपेरिमेंट की एक एवरेज वैल्यू होगी जो कि उस पूरे एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज के लिए क्या कंडीशन होती है, साई स्टार और साई को हमने 1 के इक्वल रखना है। अब ये नॉर्मलाइज नहीं है तो हम इसको वेव फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक कांस्टेंट के साथ मल्टीपल कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट, साथ में साई 1 प्लस 2 साई 2 प्लस 2 अंडर रूट साई 3। अब हमने लेना है साई स्टार, तो जब हमने साई स्टार लिया और इसको मल्टीपल किया तो ये बन जाएगा ए स्टार 3 अंडर रूट, ऐसे आ जाएगा, ये साई 1 स्टार प्लस 2 साई 2 स्टार प्लस 2 अंडर रूट साई 3 स्टार, ये ऐसे आ जाएगा। और साथ में मल्टीपल क्या होगा, ये साई, ये जो कि ये वैल्यू थी ए, और ये हमने सारी वैल्यू को ऐसे नीचे लिख दिया। अब ये ए स्टार और ए हमारे पास बन जाएगा ए स्केयर। अब हमने मल्टीपल करना है किसको, ये सारा किसके इक्वल होगा, 1 के, अगर हमने नॉर्मलाइज करना है। अब साई स्टार ए और ए स्टार और ए क्या बनेंगे, ए स्केयर। अब हमें चाहिए इन दोनों को मल्टीपल करना है, तो जब हम साई 1 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो साई 1 स्टार और साई 1 क्या आ जाएगा 1, क्योंकि सेम स्टेट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 1 होता है। साई 1 साई 2 के साथ 0, साई 1 साई 3 के साथ 0, तो बस ये वाला और ये वाला आएगा, 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट क्या बन जाएगा 3 प्लस, इसी तरह साई 2 और साई 2 आ जाएगा, तो ये 2 2 4 बन जाएगा। इसी तरह 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट आपस में मल्टीपल होंगे तो ये बन जाएगा सिंपली 2 और बराबर है किसके, 1 के। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया, 4 3 7 और 2 और 1 के इक्वल। अब फाइनली जो ए की वैल्यू आई वो क्या आई, 1/3। ए हमारे पास क्या, 1 ओवर ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1/9 के। और फाइनली यहां से जो ए की वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली, 1/3, ये हमें मिल गई ए की वैल्यू। अब जब हम ये ए इधर पुट करेंगे,
इस वेव फंक्शन में एक ही जगह, तो तब ये वाला जो वेव फंक्शन होगा ये हमारे पास नॉर्मलाइज होगा। तो एक क्या वैल्यू आई 1/3। अब आप इसको नोट कर लें और हम एक ही वैल्यू को इसको इधर पुट कर देते हैं। तो जब हमने एक ही वैल्यू इधर पुट की 1/3, ये हमारे पास आ गई 1/3 सारे के साथ मल्टीपल होगा, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा। अब वाला ये वाला जो वेव फंक्शन है ये हो गया नॉर्मलाइज। क्या हो गया, ये वाला वेव फंक्शन क्या हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के हमने दो फार्मूले देखे थे। एक तो ये वाला, जब ये वाला वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो तो ये जो C1 है ये स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, ये कंफर्म बात है। अब हमने इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लिया तो ये तो फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट आ गया। और दूसरा फार्मूला हमने वो पढ़ा था कि साई1 का सारे के साथ इनर प्रोडक्ट लें, उसको फिर स्क्वायर करें और फिर साई और साई का इनर प्रोडक्ट लें। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ कि जब ये वाला वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो तब ये C1 स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। तो अब हमारे पास C1 क्या था, ये C1 है जो कि इक्वल है इसके, और ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो ये पीछे बचेगा 3 और ये बचेगा 9। ये होगी प्रोबेबिलिटी इसकी। इसी तरह PE1 की, इसी तरह PE2 आएगा, वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट, अगर इसका हम लेंगे स्क्वायर दोनों तरफ तो वो हमारे पास आएगा 4/9। और जब हम PE3 निकाल लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2/9। अब अगर आप देखें तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी अगेन 1 बार है, 3/9, 4/9 और 2/9 1 के इक्वल आता है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होगी। अब अगर हमने एवरेज वाली वैल्यू निकालनी है तो हमें पता किसी भी एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू होती है, जो आइगन वैल्यू, जो स्टेट हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, वहीं हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है। और वो उस वक्त आती है जब हम एक आइगन वैल्यू और उसको उसकी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ मल्टीपल कर दें, तब हमारे पास आ जाती है हमारे पास एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू उस वक्त आएगी जब हम प्रोबेबिलिटी को और आइगन वैल्यू को मल्टीपल कर दें इस तरह और इस तरह। ये λ1 है, ये λ2 है और ये हमारे पास λ3 है। ये हमारे पास होती है आइगन वैल्यू। अब उसने साथ एक ये स्टेटमेंट कवर किया है कि जब ए ऑपरेटर अप्लाई होता है साई n के ऊपर तो वो हमें देता है, वो हमें प्रोवाइड करता है n+1 एनर्जी और साथ में एक स्टेट साथ में ऐसी आ जाती है। अब ये हमारे पास होगी आइगन वैल्यू की वैल्यू। अगर हम n की जगह 1 लिखें तो ये क्या आ जाएगा 2e। अगर हम 2 लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3e1। और अगर हम 3 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4e1 और साथ में स्टेट ऐसे कैसे। अब ये हमारे पास आइगन वैल्यू की वैल्यू आती है, इसको हम इधर पुट कर देते हैं। पहली क्या थी 2e1 और साथ में क्या मल्टीपल हो रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी 1 की, तो वो हमारे पास क्या थी 3/9। दूसरी हमारे पास क्या है 3e1 और साथ में क्या मल्टीपल हो रहा है हमारे पास 4 और देन हमारे पास क्या है 4e और साथ में क्या मल्टीपल हो रहा है 2/9। जब हम इन तमाम चीज़ों को जमा करेंगे तो देन हमारे पास इस पूरे एक्सपेरिमेंट की एवरेज वैल्यू आएगी। तो ये था सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर, जो कि हमें ये बताता है कि ये स्टेट वेक्टर आया कैसे, ये हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है और इसको यूज करते हुए हम कैसे एक एक्सपेरिमेंट को सिर्फ एक स्टेट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे कैसे हम इससे तमाम चीज़ों को निकाल सकते हैं। आई होप आपके सारे कंसेप्ट इस हवाले से क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।